Hello everyone and welcome to Innovation Tutorial. So, in our today's video, we will be discussing about colonial exploitation of Indian economy under British rule. सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, उसकी इंट्रोडक्शन और उसका मीनिंग। भारत में किस तरीके से कॉलोनियल रूल कौन कौन से देश ने किया, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंडर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड की कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन फिर से ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। उसके लिए हमें कॉलोनियलिज्म पता होना चाहिए। कॉलोनियलिज्म का मतलब है एक देश का दूसरे देश के ऊपर राज करना। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक देश का दूसरे देश के ऊपर राज करना और उसकी पॉपुलेशन को और उसके नेचुरल रिसोर्सेस को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। तो जो मेन पर्पस होता है एक रूलिंग कंट्री का, वो ये होता है कि एक कंट्री को, एक डिपेंडेंट कंट्री को अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज़ करना। इसकी एक एग्जांपल कि जो भारत था वो ब्रिटिशर्स के अंडर एक कॉलोनी था और ब्रिटिशर्स ने उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तो इसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि भारत के ऊपर कौन कौन से देश ने किस किस तरीके से राज किया। सबसे पहले भारत जो था वो अलग अलग देशों के अंडर रहा अलग अलग समय में। सबसे पहले भारत जो था वो पोर्टुगीज के रूल में रहा, डच के रूल में रहा, डैनिश ने रूल किया, फ्रेंच गवर्नमेंट ने रूल किया, इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूल किया। और जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो 2 सेंचुरीज तक हमारे देश के ऊपर रहा और 89 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर, पूरे 99 साल हमारे देश के ऊपर राज किया। इस टाइम पे ब्रिटिश हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी को, पूरी हमारी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में रखते थे और वो भारत को सिर्फ लेबरर्स प्रोवाइड करने के लिए और भारत से नेचुरल रिसोर्सेज अपने रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि सेक्टर को, कृषि जहाँ पर हम किया करते थे उसको खराब किया। सबसे पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के राज के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर था वो बहुत पीछे था। उसका कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो गोरे थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश में जिमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। जो ये जिमींदारी सिस्टम था, इसके अकॉर्डिंगली जो लैंड थी उसके जो मालिक थे वो जिमींदार हुआ करते थे और जो किसान थे जो उस खेत को बीजते थे, वहाँ पे सामान बीजते थे, वहाँ पे खाने पीने के पदार्थ बीजते थे, वो वहाँ पे सिर्फ एक लेबरर्स के तौर पर रह गए। फिर जो जिम्मेदार थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस पे करते थे, जिसको लैंड रेवेन्यू बोला जाता था, और जिसके बदले में उनको खुली छूट दी जाती थी कि वो किसी भी तरीके से फार्मर्स को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उनसे जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं। तो जो जिम्मेदार थे वो फार्मर्स को इतना भी पैसा, इतना भी सामान नहीं पहुंचाते थे कि जिससे वो अपने 3 वक्त का अच्छा खाना ले पाए। तो खाना नहीं मिल पाता था तो वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। और ये जो पैसा बचता था जिम्मेदार के पास, उस पैसे का वो अपनी खुद की लग्जरीज के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो जिम्मेदार से लैंड रेवेन्यू लेते थे और जिम्मेदार उसको अपनी लग्जरीज के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद हमारे पास, हमारे फार्मर्स के पास कोई भी पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं बचता था। इसके कारण हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को इस चीज़ के लिए भी फोर्स करते थे कि वो चीज़ों को उगाएं कमर्शियलाइजेशन के लिए, उसको पर्सनल यूज़ के लिए ना उगाएं। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि उसको बाज़ार में बेचने के लिए। जैसे कि फार्मर्स को उस टाइम पे फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो को उगाओ, क्योंकि इंडिगो उस टाइम पे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में, ब्रिटिश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें हमारी कंट्री की 75% पॉपुलेशन काम करती थी, लेकिन इसकी हमारी जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सिर्फ 50% या 50% से भी थोड़ा बहुत कम ही होगा, इतनी ही हिस्सेदारी थी। इसका मतलब है इन सभी कारणों के कारण हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो स्टेगनेंट और बैकवर्ड हो गई। उसकी जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाई
और पीछे की तरफ आती रही। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालात थी। तो ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो इंडस्ट्री का मेन उत्पादन था वो हैंडीक्राफ्ट्स का था, हाथों से बनाए हुए सामान का था। इंडिया जो था वो बहुत बड़ा सप्लायर था इस सामान का, और वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस चीज़ को बेचा करता था। अब ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को ख़राब करने के लिए अपनाई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन पॉलिसी, जिसके अंडर वो क्या करते थे कि हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे, जिसके कारण इनके जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। अब इनके प्राइजेस के इंक्रीज होने के कारण, हैंडीक्राफ्ट्स का जो प्राइस था वो इंक्रीज होने के कारण, उसकी डिमांड जो थी वो फॉरेन गवर्नमेंट में, जो फॉरेन कंट्रीज में कम हो गई। और इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते टाटा प्रोजेक्ट को, टाटा इंडस्ट्रीज को सामान बनाने के लिए हाँ कर दी, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज में वॉर रिलेटेड सामान, जो लड़ाई के लिए सामान ज़रूरी होता है, हथियार वगैरह, उसका उत्पादन कर सके। तो अब इसके बाद बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की। अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट से ब्रिटिशर्स ने ख़राब कर दिया था, तो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट तो ख़राब होना ही था। तो जो मेन एक्सपोर्ट था वो इंडिया का, मैंने आपको पहले भी बताया, हैंडीक्राफ्ट्स का था, जो ब्रिटिशर्स ने ख़राब कर दिया। अब इसके कारण भारत की सरकार का कोई भी मेजर एक्सपोर्ट नहीं रहा था, कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो वो बाहर के देशों को बेचते हों। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को अपना रॉ मटेरियल बनाया और ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज में बेचना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर वो कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाते थे, यानी कि कोई टैक्स भी नहीं लगाते थे जो भारत सरकार के पास आ सके, भारत देश के पास आ सके, ताकि वो इसको अपने भले के लिए इस्तेमाल कर सके। फिर वो क्या करते थे, जो फिनिश्ड गुड्स बनाते थे अपनी इंडस्ट्रीज में, उसको भारत में बेच दिया करते थे बेचने के लिए, और भारत में सामान लाने के लिए उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती थी, कोई इंपोर्ट टैक्स भी नहीं लगाया जाता था, जिसके कारण फिर से भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी खराब हो गया। तो ये सब कारण थे जिनके कारण हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो इम्बैलेंस्ड हो गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो अच्छा नहीं रहा। हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स के सप्लायर बन के रह गए, और हम जो थे वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इसी कारण से 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें हम जो थे बाहर से मंगवाकर कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर कंट्रोल किया और हमारे देश के इंटरनेशनल ट्रेड को, हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को ख़राब किया। अगर आप ऐसी ही मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अपने सुझाव। और अगर आप कोई नई वीडियो, कोई नए टॉपिक पर देखना चाहते हो, वो मैथ से रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।